इसमें कोई ऐसी बात विस्तार से करने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर 4-5 नए साथी मौजूद हैं, उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूँ, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें जुड़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा लोगों को जोड़ने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ मैंने कभी भी संगठन को, जितने मैं लगभग 25 बरस से संगठन में हूँ, प्रगतिशील लेखक संघ कोई ट्रेड यूनियन की किस्म का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसा संगठन नहीं जिसमें हज़ारों लोग आ जाए। यहाँ सिलेक्टेड लिखने पढ़ने वाले लोग, उस रुचि के लोग आएंगे, लेकिन ये लोग जो काम करते हैं वो हज़ारों लोगों के काम का है। ये जो शेर बोलते हैं, जो गज़ल करते हैं, जो कविता लिखते हैं, जो कहानी लिखते हैं, जो अखबारों में रिपोर्ट करते हैं, वो हज़ारों लोगों के सोचने के तरीके को बदलता है। इसलिए ये संगठन अपने आप में कितना बड़ा हो, कितना नहीं हो, हज़ारों लोगों का हो या नहीं हो, ये बात नहीं, लेकिन हाँ, नए लोग उसमें आते रहने चाहिए। और इसलिए ये खुशी की बात है कि हमारे साथ कुछ नए साथी हर बार जुड़ते हैं। देखिए, मसला ये है कि हम लोगों ने जब से संगठन था, तब से लेकर के अब तक एक चीज़ पर हमेशा निगाह बनाए कि जिस ज़माने में हम रह रहे हैं वो लोकल से ग्लोबल का और ग्लोबल से लोकल का ज़माना है। तो हमारी चिंता में दुनिया शामिल है। वो केवल हमारे गांव की, हमारे शहर की गली नहीं, लेकिन हमारी गली भी हमसे छूटी नहीं। हम अपने पड़ोस की चिंताओं से अछूते नहीं, लेकिन हम उतने में ही सीमित भी नहीं कि बस इसके बाद हमारा सब ये इस दायरे के बाहर हमारी चिंताएं। उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज के इस वक्त पर जब हम मिल रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की, फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चले आ रहे 30, 40, 50 बरस पुराने युद्ध की, यमन के भीतर भयानक तरह से हो रहे अत्याचारों की, नरसंहारों की, और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में अभी हाल में आपने श्रीलंका के अंदर देखा कि क्या हाल हुआ। लोगों के 5 रुपए की जो दवा मिलती थी वो 500 रुपये तक पहुंची है, 5000 रुपये तक चली। जो पेट्रोल डीजल के दाम थे वो इतने हो गए कि मतलब उनके बारे में सोचना ही इंसान के उससे बाहर हो गया। और यही वजह थी कि जिस शासक को उन्होंने सर्वाधिक मत दे करके चुना था, और क्यों चुना था, क्योंकि उस शासक ने, आप में से बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन नए साथी हैं तो इसलिए मैं ये लिबर्टी ले लेता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात उस पर कहूँ। क्योंकि श्रीलंका के भीतर सिंहली और तमिल, दो जनजातियां लगभग आधे आधे हिस्सों में रहती हैं। सिंहली वहाँ की, श्रीलंका की मूल जाति है, लेकिन जो अंग्रेज़ों के ज़माने से वहाँ काम करवाने के लिए, चाय कॉफ़ी उगवाने के लिए तमिलनाडु से, चूँकि वो 26-27 किलोमीटर दूर है, शायद 18 नॉटिकल माइल्स है, तो वो हज़ारों लाखों तमिलों को भी वहाँ ले जाया गया, जो वहीं जाकर के बस गए। 4-4, 6-6, 8-8 पीढ़ियों से लोग जो वहाँ रह रहे हैं, अब आप उन्हें गुलाम की तरह से नहीं रख सकते। लेकिन जब रखा जाता है तो शासकों के पास में यही तरीका होता है कि आपस में लोगों को लड़वा दिया जाए। तो वहाँ पर जिस तरह की सांप्रदायिकता है, उसमें सिंहली लोगों को प्रसन्न करने के लिए, उनका वोट हासिल करने के लिए जिस शासक ने खून की नदियाँ बहाई, जहाँ पर फौजें उतार दी और इतना अत्याचार तमिल लोगों के साथ किया गया, उसकी बर्बर तस्वीरें हैं। 2010 के भीतर हमने उन तस्वीरों को देखा था, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मंच पर उसकी आवाज़ उठाई थी। भारत की सरकार को मजबूर किया था कि वो श्रीलंका के पक्ष में वोट करे, श्रीलंका के शासन के विरोध में वोट करे और श्रीलंका की जनता के हक में वोट करे। ये सारी स्थितियों पर भी हमारी चिंताएं होनी चाहिए। भारत आज जिस तरह के दौर से गुजर रहा है, वो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, वो सब एक दूसरे से रिलेटेड। जब ये हालत रूस और यूक्रेन के भीतर है, तो आप जानते हैं कि यूक्रेन की बहुत बड़ी ज़मीन पर खेती होती है और वो खेती अमेरिकी कंपनियां करवाती हैं।
उस खेती पर कब्जा अमेरिका की कंपनियों का है, कारगिल का, मोनसांटो का और इन सब का कब्जा है। जब वो युद्ध होने लगा, खेती पिछड़ गई, खेती होनी बंद हो गई, बारूद के मैदान हो गए, तो उन कंपनियों को नुकसान हुआ। उन कंपनियों ने अपना सामान वहां से समेट लिया। इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। आपने रूस को अलग थलग डालने की कोशिश की, आपके तेल के दाम, गैस के दाम, हर चीज के दाम बढ़ेंगे, सारी दुनिया के भीतर बढ़ेंगे। और भारत ने अभी तक रूस, अमेरिका के दबाव के बावजूद भारत ने अभी तक रूस का बायकॉट नहीं किया। कहने के बावजूद नहीं किया, क्योंकि हमारे घर में अगर कल महंगाई बढ़ेगी तो उसका हिसाब किताब क्या अमेरिका वाले आकर के यहाँ पर समझाएंगे? इन सब मुद्दों की जानकारी एक लेखक के लिए इसलिए जरूरी है कि हम केवल क्या बोलते हैं वो लैला मजनू की कहानियां नहीं लिखते। हम केवल आज के दौर में जो लेखक है वो एक सबसे ज्यादा जिम्मेदार स्थिति में बैठा हुआ व्यक्ति है। उसे अपने केवल अपने पड़ोस की ही नहीं, उसे अपने पड़ोस पर दुनिया के दूसरे कोने पर घट रही घटनाओं का असर कैसे पड़ रहा है, ये तक की उसको जानकारी होनी चाहिए। ये एक दिन में नहीं होती, एक प्रक्रिया होती है। हम भाषा सीख जाते हैं, यही फर्क है प्रगतिशील लेखन में और बाकी लेखन में। ये फर्क है, बाकी लेखन जो है वो भाषा सीख जाता है, भाषा के छल्ले बनाता है, लुभावने छल्ले, जिनको देख करके, पढ़ करके, सुन करके मजा आता है, लेकिन उससे हमारे दिमाग का स्तर कहीं आगे नहीं बढ़ता। हम अपने आप को जब ये कहते हैं, जब प्रेमचंद ने 1936 में इस संगठन के निर्माण के वक्त पर जो पहला उद्बोधन दिया था, तब उन्होंने कहा था कि लेखक जो है वो राजनीति के आगे चलने वाली भाषा है। तो उनके दिमाग में जो लेखक था वो ऐसा लेखक नहीं था कि वो सास बहू की कहानियां लिख रहा है। हालांकि सास बहू की कहानियों के जरिए भी बहुत सारी चीजें लिखी जा सकती है कि क्या बदलाव आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सोच बदल रही है, किस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन उसके लिए उस तरह के विकसित दिमाग की जरूरत होती है, और वो विकास तब होता है जब हम सवाल करते हैं, जब हम परंपराओं से सवाल करते हैं, अपने बुजुर्गों से सवाल करते हैं, अपने छोटों से सवाल करते हैं। तो सवाल करने की संस्कृति को हम अगर बढ़ावा देते हैं, तभी हम जहाँ थे वहाँ से आगे की सोच करते हैं। अभी आप में से अनेक लोग शायद नहीं भी जानते होंगे, लेकिन एक घटना ने काफ़ी तहलका मचाया। मुझे पता नहीं रामाश्रय पांडे जी ने ये बात क्यों छेड़ी, उसका यहाँ क्या ताल्लुक था, क्या संदर्भ था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ तो कोई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कुछ हो नहीं है। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी आपके बीच में आकर के लेखन को कैसे होना चाहिए ऐसा निर्देशित नहीं करती है। तो उससे कन्फ्यूज़न और पैदा होता है कि भाई क्या कम्युनिस्ट पार्टी क्या कर रही। अभी तो आप कभी आपसे किसी पार्टी के आदमी ने कहा कि आपने ये सही नहीं रखा है, आपको ये बदल करके ऐसा लिखना चाहिए? कभी भी नहीं। हम लोगों का लेखक संगठन हमेशा केवल पार्टी के लोगों का संगठन नहीं है। ये बात अलग है कि जब पार्टी भी लड़ाई में उतरी हुई थी, जब भगत सिंह भी लड़ाई में उतरे हुए थे, तब लेखकों ने जिस विचारधारा को चुना वो विचारधारा वाम विचारधारा। वो विचारधारा केवल इतनी विचारधारा नहीं थी कि इसी को ठीक कर लो, चलो जमींदार भी बने रहने दो, चलो गुलाम भी बने रहने दो, चलो अमीर भी बने रहने दो, चलो गरीब भी बने रहने दो। ये विचारधारा नहीं। भगत सिंह की जो विचारधारा थी, जिसे हम वाम विचारधारा कहते हैं, वो विचारधारा थी आमूल चूल परिवर्तन की, जिसको हम इनकलाब कहते हैं, जिसको अभी प्रशांत उलगुलान कह रहे थे, जो आदिवासी जुबान में उलगुलान कहा जाता है। तो पिछले दिनों अभी काफ़ी जो है इस बात पर भी विवाद चला इंटरनेट पर भी और काफ़ी जगहों पर कि कविता कृष्णन नाम की हमारी एक वाम की बड़ी नेत्री थी, उन्होंने वामपंथ छोड़ दिया, या वामपंथ नहीं छोड़ा लेकिन पार्टी छोड़ दी। वो माले पार्टी से थी, लेखिका थी, बहुत अच्छी, और उन्होंने कुछ पुराने गड़े मुर्दों के सवाल उठाए। तो मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो सवाल उठाए, ये उसके बाद भी उनको किसी ने कहीं से कुछ उनके खिलाफ नहीं लिखा, उनके सवालों का स्वागत किया।
आज जो नए साथी हैं उनको जानना चाहिए, क्योंकि एक झटके में नाम ले दिया जाता है। आज जिस आदमी की हम जयंती पर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं 2 अक्टूबर को, वो मैं उसके बारे में आखिर में एक कविता सुनाऊंगा, मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना, नागार्जुन की कविता है। वो आज सबसे ज्यादा गालियां खा, बेशक उनके साथ में मतभेद रहे हों, मतभेद तो उनके और रविन्द्रनाथ ठाकुर के भी थे। वो रविन्द्रनाथ ठाकुर के जिन्होंने उन्हें महात्मा की दर्जा दिया। महात्मा कहने वाला कौन था? महात्मा की पदवी किसने दी थी? गांधी जी को, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। और वही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने जलियांवाला बाग जब हुआ और गांधी जी ने वहां चलने से मना कर दिया, तो उन्होंने कहा कि आप तो कायर हैं, और उन्होंने कहा कि गुरुवर तो प्रणाम करता हूं, लेकिन गुरुवर अभी नाराज है। तो वो राजनीतिक मूवमेंट था, एक इमोशनल मूवमेंट नहीं हो सकता। तो मतभेद हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने दुनिया में एक नजीर कायम की, इससे कोई इनकार नहीं है। भगत सिंह, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, ये अगर नहीं होते तो जो हिंदुस्तान है वो उससे भी बुरी स्थिति में। हमें उनका ही नहीं, मतलब ये बात अगर सारे का नहीं है ना, डर लगता नहीं। तो चारों मर्द कहेगी कि औरतों का नाम नहीं ले रहे हो आप, तो अरुणा आसफ अली थी, है ना, सावित्री बाई फुले थी, इंदिरा। मतलब जब हमने बांग्लादेश के ऊपर अभी हाल में जब नाटक बनाया, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि मेरा पूरा जो सोच थी इंदिरा गांधी के बारे में वो तब्दील हो गई। तो कैसे इंदिरा गांधी ने अमेरिका को चैलेंज किया, पूरे के पूरे भूभाग की, पूरे एशिया के भीतर की रणनीति को तब्दील कर दिया। ठीक है, उन्होंने अमीरी गरीबी और ये अपने वोट पॉलिटिक्स वो सब किया, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर अमेरिका को उसकी बांग्लादेश के भीतर घुस करके, जिसको कहते हैं, वहाँ के क्रांतिकारियों की मदद की, अपने यहाँ 1 करोड़ लोगों को पनाह दी और डंके की चोट पर दी, और अपने साथ पूरे दुनिया के आंदोलन को जोड़ा। तो ये बड़ी चीज़ें थी। इन लोगों से गलतियाँ भी हुई हैं, ये कोई अवतार नहीं थे। इनको राम और कृष्ण और पैगंबर मान लेंगे, उसी दिन से सारी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये भी समझ लेना चाहिए कि जिन परिस्थितियों के भीतर वो थे, हम उनसे बहुत अच्छी परिस्थितियों में बैठे हुए, तभी हम उनका आकलन कर पा रहे हैं। नहीं तो हम अपनी जान बचा रहे होते, कहीं ना कहीं यहाँ बैठे नहीं होते। तो ये आज के हालात को जब हम इतिहास पर, वो रसूल हमजातो का बहुत प्रसिद्ध उक्ति है, अगर तुम इतिहास पर गोले बरसाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से हमले करेंगे। तो हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक ऑब्जेक्टिव पद्धति होती है। मार्क्सवाद जो होता है वो किसी पार्टी का मेंबर बन जाना नहीं होता है, वो किसी संगठन का सदस्य बन जाना नहीं होता है। अगर आप वैसे देखोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो अंदर जनेऊ पहन रहे हैं, वो ऊपर से लाल सलाम भी बोल रहे हैं, और बहुत सारे हैं जो लिख रहे हैं किताब, वो अपनी कविताओं के अंदर, कहानियों के अंदर स्त्री के पक्ष में बहुत सारी बातें, वो घर में बीवियों को पीट भी रहे हैं, कूट भी रहे हैं। तो ये जो द्वैत है, ये द्वैत को खत्म करने की कोशिश अपने भीतर हमेशा जारी रखनी है। आज हमें ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपने बहुत सारी बातें यहाँ हुई हैं, कि इस देश में लगभग 2014 के बाद से जो उदासी का, हताशा का, निराशा का माहौल था, कि अब इस देश के अंदर जैसे कोई न्याय की गुंजाइश खत्म हो गई। अब जो इस देश के हुक्मरान हैं, वो उनके कान पूरी तरह से उन्होंने बांध लिए और कुछ भी उसके भीतर नहीं जा रहा। और जो तौर तरीके हमने इस लोकतंत्र में 75 साल में सीखे थे, अनशन करने के, आंदोलन करने के, नारा लगाने के, जुलूस निकालने के, पर्चे छापने के, पर्चे बांटने के, वो सारे बेअसर हो रहे हैं, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा। उस हताशा को किसान आंदोलन ने तोड़ा, उस हताशा को किसान आंदोलन ने तोड़ा। पिछले दिनों अचानक ही यहाँ पर बल्ली सिंह चीमा हमको बाहर मिल गए कॉफ़ी हाउस के, जिनके गीत और संगीत बहुत, जिनने गज़लें लिखी हैं और बहुत सारा किसान आंदोलन में पूरे वक्त वो रहे, उन्होंने किसान आंदोलन के लिए बहुत सारी गज़लें लिखी। तो ये एक हौसले की बात है, जहाँ लोगों ने इकट्ठा होकर के
फिर से एक अजेय लगने वाले और पूरी तरह बहरे हो चुके तंत्र को फिर से दस्तक दी। जैसे भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, वो धमाका दिल्ली के बॉर्डर्स पर एक आवाज़ में नारा लगा करके उन किसानों ने पैदा किया। ठीक है, वक्त लगा, लेकिन वो वक्त लगा करके जीते। तो एक सही रणनीति के साथ में काम करते हुए कैसे हम लोग जैसे मैंने पहले कहा, हम लोग करोड़ों का संगठन नहीं हो सकते, हम लोग संगठन होंगे चुनिंदा लोगों का, लेकिन हम लोग प्रभावित कर सकते हैं उस सोच को, किसान आंदोलन की कहानियों को। अभी ये जो हमने इप्टा के जरिए 5 राज्यों में 2.5 आखर प्रेम की यात्रा निकाली थी, इसका एक बहुत बड़ा, अभी मैं उसके बारे में एक रिव्यू मीटिंग में जबलपुर में शामिल था, उसका एक बहुत बड़ा जो है असर हमारे सामने इस रूप में आया है कि हमें हर गांव से लगभग 1-1, 2-2 ऐसी कहानियां मिली हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी के हौसले की कहानी है, जो इस तरह की कहानियां हैं जिसकी बात अभी पांडे जी कह रहे थे कि भाई गाय खाएगी तो हिंदू मारेगा कि मुसलमान मारेगा कि नहीं मारेगा कि क्या करेगा। तो लोगों के अपन तो उसको थ्योराइज कर रहे हैं, लोगों ने ज़िंदगी में उसको कैसे जिया है, और वो भी बहुत मुश्किल वक्त में। आज मध्य वर्ग के भीतर लगभग टोटल डिवीज़न हो चुका है, लगभग दिमाग उनके बांटे जा चुके हैं। और चाहे अपन लोग थ्योरेटिकली ये बात सच कह रहे हैं कि ये बात हम मानते हो कि हिंदू मुसलमान एक हैं और आर्थिक आधार पर तय होना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे हमारे दोस्तों में मुस्लिमों की संख्या या दूसरे जाति के लोगों की संख्या कम होती जा रही है, और वही हालत वहाँ पर भी हो रही है, क्योंकि उन्हें भी एक तरह की सांप्रदायिकता दूसरी तरह की सांप्रदायिकता को ईंधन देने का काम करती है। जब एक तरफ का तबका इस तरह से पावरफुल होगा, असर्ट करेगा हम ज़्यादा हैं इसलिए हमारी चलेगी, हम हिंदू हैं हम ज़्यादा हैं हमारी चलेगी, तो आप सही हो या नहीं हो इसका पैमाना ख़त्म ही हो गया। अब केवल आप ज़्यादा हो इस बात से ही आपका सही होना तय हो। तो दूसरा तबका जो कम है वो भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपक्रम करेगा, और वो उपक्रम गलत तरह से किए जाते हैं, और गलत लोग उन्हें जब अपनी राजनीति खेलने के लिए करते हैं तो और बुरी तरह की सांप्रदायिकता होती है। अभी हाल में जो घटनाएं हमारे इर्द गिर्द हुई हैं, हम लोग मतलब मैं उस तरह से कोई भाषण की तैयारी के साथ में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये जो घटनाएं हुई हैं इनने डराया है लोगों को। अब देखिए आपने 250 से ज़्यादा मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया पूरे देश में, कितने राज्यों से रातों रात उठा लिया। उनके घर वाले कई लोगों में हमको फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं भाई कहाँ गए हैं वो, कैसे ले गए। NIA उठा करके ले गई है, ATS उठा करके ले गई है, क्यों? सबके ऊपर एक ठप्पा लगा दिया है PFI। अरे भाई ये PFI का आप पहले साबित तो कर दो कि ये गलत है कि नहीं है। अगर वो एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं कि उसको विदेश से पैसा आया, तो विदेश से पैसा क्या मोदी के चुनाव के लिए नहीं आया? अमेरिका से कितना पैसा डाला गया कि भैया ये जीत जाए, और यहाँ से पैसा और यहाँ से तमाम तरह की चीज़ें ट्रंप को जिताने के लिए मोदी जी भेज रहे हैं। और इस बात के तथ्यात्मकता के साथ में चीज़ें लोगों के पास उपलब्ध है, जिन्होंने इस पर काम किया है, जो जर्नलिस्ट हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं। लेकिन यहाँ आप किसी को बस बोल दो, एक इंसान को कुत्ता बोल दो और उसके बाद गोली मार दो कि ये पागल था, हमने तो कुत्ते को गोली मारी। तो ये बैन किया गया उस संगठन को, उसके साथ साथ 9 और संगठनों को बैन किया गया, जिसमें एक NCHRO भी है जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हिंदू मुसलमान और तमाम तरह के सब लोग हैं, उस संगठन को भी बैन कर दिया। ये बैन गलत है, लेकिन लोग डरे, उनके पक्ष में आने से बहुत सारे साथी थे, उन्होंने कहा अरे हम अगर आवाज़ उठाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा, हमें पकड़ लिया जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आवाज़ें उठी और सब लोगों ने ये समर्थन दिया है कि भाई आप प्रोड्यूस करिए, उनको प्रोड्यूस करिए, उनका एक अदालत में उनके ऊपर केस चलाइए, साबित हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि आज से 20 साल पहले जब सिमी पर प्रतिबंध लगा था, जो स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया है, उसमें बच्चों को, कंप्यूटर पढ़ने वाले बच्चों को, ये करने को, ऐसे बच्चों को उठा करके ले गए थे और 8-8, 10-10 साल बाद जेल से बरी हुए हो, सब के सब, किसी पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ।
तो कोई हैदराबाद का बच्चा है, वो यहाँ पर कोर्ट में बैठे रहते तो उसके घर वाले रोते रहते। 10-10 साल आपने जिंदगी के, 20 साल किसी के, 15 साल किसी के, 5 साल, उनके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स आपने खत्म कर दिए और कोई कंपेंसेशन नहीं, बस छोड़ दिया। तो लोग तो इसी बात में खुश हैं कि भाई बच गए, अंदर ही मर जाते तो जाने क्या हो। और अभी जाने कितने ऐसे लोग अंदर हैं। हम लोग आज जब बैठे हैं तो ये याद करते हैं कि वरवर राव के साथ क्या हालत हुई, जिनको जेल में डाल दिया गया। फादर स्टेन स्वामी के साथ में क्या हालत हुई, उन्हें जेल में मार दिया गया। इन सब चीज़ों के प्रति हमें सजग रहना है। और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को प्रेमचंद का जो पहला भाषण था, जो लखनऊ में 1936 में स्थापना के वक्त दिया गया था, वो हम लोगों को साल में एक बार बैठ कर के उसका वाचन करना चाहिए सामूहिक रूप से। अकेले अकेले तो जब भी वक्त मिले तो पढ़ते रहें, क्योंकि उसमें बहुत सारे सूत्र हैं कि हमें संगठन का काम कैसे करना है, हमें आगे कैसे करना है। अब देखिए परसाई जी का चित्र लगा, परसाई जी ने लेखन को ही अपना एक्टिविज्म बनाया। एक लेखक, अभी बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर ये बहस कर रहे हैं, फेसबुक पर, कि एक लेखक को एक्टिविस्ट भी होना चाहिए। मतलब ये है कि लेखन तो आप करो तो करो, लेकिन आप झंडा उठा करके नारा लगाने भी जाओ, आप ये भी करो, पुलिस के सामने डंडे भी खाओ, तभी आप एक्टिविस्ट हो। ज़रूरी नहीं है, मैं नहीं मानता। साहस के साथ में, सच के साथ, इस बात को हम सबको याद रखना चाहिए। मैं बधाई देता हूँ आपको जिला सम्मेलन की, और चड़ार जी और चुनीलाल वाधवानी जी जैसे साथियों ने अचानक जो एक स्थिति, एक रिक्ति आ गई थी एस के दुबे जी के अकस्मात निधन से और अभय के ट्रांसफ़र से, उसको संभाला। और हाल में तो बहुत अच्छा कविता का कार्यक्रम भी बहुत बढ़िया हुआ था यहाँ। और जो हमारे अन्य साथी यहाँ मौजूद हैं, जो हमें वक्त वक्त पर शबीर भाई को देख करके कह रहा हूँ, और भी बहुत सारे महावर जी हैं, विजय भाई हैं, अरविंद जी हैं, ये सब लोग, मतलब जब हमारे पास जेब में एक पैसा नहीं होता है और काम करने के लिए एक हाथ नहीं होता है और वक्त का बहुत ही ज़्यादा टोटा रहता है, तब ये सब लोग 4-5 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं चलो, तो हो जाता है फिर बाकी सब लोग जुड़ जाते हैं। तो कार्यक्रम बड़े छोटे वो करने की ज़रूरत है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि बहुत समय हो गया, इंदौर इकाई का नाम आप लोगों में से जो पुराने लोग हैं वो जानते होंगे। इंदौर इकाई का एक बहुत बड़ा काम जो था और नाम जो था वो इसलिए था क्योंकि हम शिविर आयोजित करते हैं। शिविर 10-10, 15-15 लोगों के छोटे छोटे शिविर, जिसमें सुबह से शाम तक बैठ करके, और अक्सर हम लोग जो थे वो रेजिडेंशियल शिविर रहते थे, जाएंगे नहीं छोड़ करके, घर नहीं जाएंगे सोने, सुबह उठ करके नहीं आएंगे, एक जगह पर सब रहेंगे, 10 लोग 15 लोग, और रात दिन जो बात होगी वो, अगर कहानी शिविर है तो कहानी पर ही बात होगी, कविता शिविर है तो रात में 3-3, 4-4 बजे तक मैं किसी एक के साथ बैठता था, फिर तब तक दूसरे के उठने का टाइम हो जाता था तो वो उठते साथ पकड़ लेते थे। तो शिविरों की ये एक खासियत रहती थी कि वो आपको 2 दिन 4 दिन के भीतर जो सिखाते हैं वो आप 2-4 साल में अलग अलग जगहों पर नहीं सीख पाते, और सामूहिक चिंतन होता है। वो शिविर हमारे अभी बहुत समय से स्थगित हो गए, उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। बहुत मेरे ख्याल से आखिरी शिविर काला कुंड में हम लोगों ने लगाया था, जो महू के पास में जगह है काला कुंड, और वहाँ पर एनसीसी का एक वो बनाया हुआ है, टेंट वगैरह वहाँ है। वो जगह भी फिर से ली जा सकती है, और जगह भी सोची जा सकती हैं जहाँ पर कि हम लोग जाकर के इकट्ठे रहें, कुछ पढ़ें, लिखें, सोचें। इवन लेखन कार्यशाला, जिसकी कि आज तक प्रगतिशील लेखक संघ में कोई रवायत नहीं है, कि आपको कोई, ये मानते हैं सब लोग कि लेखन तो भाई कोई सिखाएगा नहीं, उसका कोई वो फॉर्मूला थोड़ी है कि आपको ऐसा लिखना है। फिल्म लेखन तो आप सिखा सकते हैं, टीवी लेखन सिखाया जा सकता है, लेकिन लेखन कार्यशाला, लेकिन मैं समझता हूँ वो भी किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी, जिसको कहते हैं ना कि एक हर पत्थर के अंदर एक सुंदर मूर्ति छिपी होती है, बस एक कलाकार चाहिए जो उसकी
फालतू चीज़ों की कदर ब्योत कर दे, तो उसमें से एक खूबसूरत मूर्ति निकल आया। तो ये जो मूर्ति तराशने का काम है, ये कुछ सीनियर साथी कर सकते हैं। जब भी ये शिविर ऑर्गेनाइज होंगे तो वो शिविर केवल कविता पर नहीं होते, वो कविता के बहाने एक एक कविता की चीर फाड़ होती है कि भाई इसके अंदर सांप्रदायिकता का वो है। इस लाइन से ऐसा लग रहा है कि तुमने, अब जैसे एक 6 दिसंबर कविता नरेश सक्सेना की, इस कविता में ये कहते हैं वो कि लौटा नहीं था महमूद गजनवी, वो आ गया था वापस, 6 दिसंबर को उसने बाबरी ढहाई। तो मैंने कहा कि आप महमूद गजनवी को इस तरह से जो इतिहासकारों ने पेंट किया है भारत के, वैसा मान रहे हैं। महमूद गजनवी क्या था, ये गजना के साहित्यकार क्या कहते हैं वो अलग कहते होंगे। तो ये जो है आपके सोच के बारे में, जातिवाद के बारे में आपकी क्या सोच है, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में आपकी क्या सोच है, यहाँ तक कि हिजड़ों के बारे में, LGBT जो पूरा का पूरा संप्रदाय है, आमतौर पर उसके बारे में तो ये मान ही लिया जाता था कि उनकी बात हो तो हंसना है या उनकी बात ही नहीं करना। लेकिन अब मनुष्य के तौर पर वो हैं, संवेदनशीलता के साथ उनके बारे में भी सोचना है। वो हमारी कहानी कविताओं का, हमारी चेतना का, संवेदना का हिस्सा होना चाहिए। ये चीज़ें हमें सीखनी होगी और वो सीखने में शिविरों की बहुत भूमिका रहती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी जो नई कार्यकारिणी इंदौर की बनेगी, वो जल्द से जल्द अपना पहला कार्यक्रम ही अगर एक शिविर के रूप में लेगी अगले 1-2 महीने में, तो मध्य प्रदेश भर से प्रदेश स्तर का होता है, तो और जगहों से भी लोग आते हैं, युवा लोगों का आपस में इंटरेक्शन होता है और उनमें से बहुत अच्छे, आज जो हम लोगों के शिविरों में उस वक्त जिन्होंने अटेंड किए थे, आज उनमें से अनेक बहुत अच्छे कहानीकार और कवि बने। एक उनमें से हमारी साथी यहाँ भी हैं, दीपाली, जिसने भोपाल का शिविर हमारा अटेंड किया था और अब इनकी एक किताब भी कविताओं की आने वाली है। आप सबको फिर से, हाँ आपने अच्छा है।